आप देख रहे हैं क्लब एजुकेशन सेंटर और मैं हूं केवल आपके सामने। और इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज का जो हमारा एपिसोड है वो आधारित है लोकसभा की वित्तीय समितियों से जुड़े हम चर्चाएं करेंगे। मतलब लोकसभा में कितनी समितियां हैं और उनकी हम चर्चाएं करेंगे। जैसे लोकसभा में 3 प्रकार की समितियां हैं। पहली समिति है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति। और दूसरा है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति। और तीसरा है सरकारी उपक्रमों की समिति। सरकारी उपक्रमों की समिति। तो आइए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी इस एपिसोड की जो बातें होंगी वो बातें होंगी मतलब लोकसभा की वित्तीय समितियों के बारे में हम समझेंगे। मतलब संसद की, लोकसभा और राज्यसभा की वित्तीय समितियों की हम चर्चाएं करेंगे। यानी संसद की वित्तीय समितियों की हम चर्चाएं करने जा रहे हैं इस कक्षा में। तो सबसे पहले बात ये आती है कि कितने प्रकार की समितियां हैं। हमारे संसद से जुड़ी जो समितियां हैं वो कितनी है। तो हमारी संसद से जुड़ी 3 प्रकार की समितियां हैं। पहली है प्राक्कलन समिति, दूसरा है लोक लेखा समिति और तीसरा है सरकारी उपक्रमों की समिति। तो हम बारी बारी से इनका अध्ययन करेंगे और इनसे संबंधित तमाम अवधारणाओं को समझेंगे, तमाम तथ्यों को हम समझेंगे। तो इस एपिसोड की हम शुरुआत कर रहे हैं और बातें करेंगे सबसे पहले प्राक्कलन समिति की। तो हम प्राक्कलन समिति की शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले बातें होंगी कि प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में जो सदस्य होते हैं, प्राक्कलन समिति के सदस्यों की संख्या 30 होती है। और लोकसभा से ये सारे सदस्य हैं जो लोकसभा से चुनकर आते हैं। मतलब जो सदस्य, जो प्राक्कलन समिति जो बनी है हमारी संसद की प्राक्कलन समिति में लोकसभा से 30 सदस्य चुनकर आते हैं। जबकि राज्यसभा से जब हम बातें करें, राज्यसभा से सदस्यों की संख्या 0 है। मतलब प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या 30 है और 30 सदस्य लोकसभा से संबंध रख रहे हैं। और राज्यसभा से जो सदस्य हैं वो एक भी सदस्य राज्यसभा से नहीं है। मतलब प्राक्कलन समिति में जो सदस्य की संख्या है वो 30 है और सभी सदस्य लोकसभा से संबंधित है। मतलब राज्यसभा से एक भी सदस्य नहीं है। और बातें कर रहे हैं कि लोकसभा से सदस्यों की, मतलब जो प्राक्कलन समिति के जो सदस्य हैं लोकसभा से ही 30 चुन लिए जाते हैं और राज्यसभा से एक भी सदस्य प्राक्कलन समिति के सदस्य के रूप में नहीं आते हैं। और यह प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति है। मतलब प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति है। हमने बातें की कि संसद की वित्तीय समितियों की जब चर्चाएं कर रहे हैं तो उनमें सबसे पहला है प्राक्कलन समिति, दूसरे नंबर पर है लोक लेखा समिति और 3 नंबर पर है सरकारी उपक्रमों की समिति। तो उन समितियों में हम चर्चाएं कर रहे हैं प्राक्कलन समिति से जुड़े फैक्ट के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले बातें कर रहे हैं कि सदस्य की संख्या। तो मतलब प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 है और वह सभी सदस्य लोकसभा से संबंध रख रहे हैं। मतलब राज्यसभा से तो एक भी सदस्य चुनकर नहीं जा रहे हैं। मतलब प्राक्कलन समिति में सभी सदस्यों की संख्या 30 है और वह सभी सदस्य लोकसभा से संबंध रख रहे हैं और राज्यसभा से एक भी सदस्य इस प्राक्कलन समिति के सदस्य के रूप में नहीं है। अब हम बातें कर रहे हैं कि यह प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति है। प्राक्कलन समिति हमारी संसद की वित्तीय समितियों में से सबसे बड़ी समिति है। इसके बाद हम बातें करेंगे कि इन सदस्यों का चुनाव जो है वो होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व, अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं संक्रमणीय मत के माध्यम से। अनुपातिक प्रतिनिधित्व, अनुपातिक
अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से, मतलब जो प्राक्कलन समिति के जो सदस्य होते हैं, मतलब प्राक्कलन समिति के जो 30 सदस्य हैं वो राज्य लोकसभा से संबंध रख रहे हैं और वह 30 सदस्यों का चुनाव जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होता है। प्राक्कलन मतलब अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होता है। मतलब जैसे ही प्राक्कलन समिति की जो सदस्य हैं वो चुनकर आते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से। हमने चुनाव की बातें की, इसका कार्यकाल जो इसके सदस्य होते हैं, सदस्य का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। मतलब जो सदस्य बनते हैं प्राक्कलन समिति के उनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और इनका कार्यकाल मई से प्रारंभ होता है और 30 अप्रैल को खत्म हो जाता है। मतलब जैसे ही हमने बातें की कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से प्राक्कलन समिति के सदस्यों का चुनाव होता है। मतलब प्राक्कलन समिति के जो सदस्य चुनकर आते हैं हमारे, वो आते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार वो चुनाव होते हैं और एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से वो चुनाव होते हैं। और जैसे ही हमने इनकी कार्यकाल की बात की तो कार्यकाल प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल केवल 1 वर्ष का होता है और वह कार्यकाल जो शुरुआत होती है वो मई से शुरुआत होती है। मतलब 1 मई से कार्यकाल शुरुआत होता है, 1 मई से, और 30 अप्रैल को इनकी कार्यकाल की समाप्ति हो जाती है। मतलब प्राक्कलन समिति के जो 30 सदस्य हैं इनका कार्यकाल शुरू होता है 1 मई से और 30 अप्रैल को खत्म हो जाता है। इनकी जो चुनाव है वो चुनाव होती है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से इनकी चुनाव होती है। मतलब अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार ही होता है और एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से ही होता है और इनके कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और मई में शुरुआत होती है और 30 अप्रैल को खत्म होता है। और इनकी जब अध्यक्ष की बात करते हैं कि जैसे ही प्राक्कलन समिति के जो अध्यक्ष होते हैं, प्राक्कलन समिति के जो अध्यक्ष होते हैं, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा चुने जाते हैं। मतलब लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा मतलब जो प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष जो चुने जाते हैं, प्राक्कलन समिति के जो अध्यक्ष चुने जाते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही चुने जाते हैं। और मान लीजिए लोकसभा का अध्यक्ष जब चुन रहा है, या लोकसभा का अध्यक्ष अगर इस सदस्य में मतलब प्राक्कलन समिति में अगर आ जाए उपाध्यक्ष, मतलब उपाध्यक्ष भी अगर आ जाए, सदस्य बन जाए इस प्राक्कलन समिति का, तो यह लोकसभा का जो अध्यक्ष है मतलब यह निर्णय ले लेगा कि यही अध्यक्ष बनेंगे। मतलब जैसे ही बातें हो रही है कि संसद की वित्तीय समितियों की हम जब चर्चाएं कर रहे हैं तो उसमें 3 प्रकार की संसद की वित्तीय समितियों की हम चर्चा करेंगे। तो उसमें सबसे पहला है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति के जो अध्यक्ष की जब हम चर्चाएं कर रहे हैं तो अध्यक्ष को चुनता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष चुने जाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए उपाध्यक्ष अगर प्राक्कलन समिति के सदस्य के रूप में आते हैं, मतलब जो 30 सदस्य हैं, 30 सदस्यों में यह भी उपाध्यक्ष भी आ जा रहे हैं, मतलब 30 सदस्य के अंतर्गत में अगर उपाध्यक्ष भी आ रहे हैं तो वो डायरेक्ट अध्यक्ष बनेंगे। मतलब जो 30 सदस्य हैं प्राक्कलन समिति में, 30 सदस्य में अगर उपाध्यक्ष भी है, मतलब लोकसभा का उपाध्यक्ष है 30 सदस्यों में, प्राक्कलन समिति के 30 सदस्यों में, तो वह अध्यक्ष बनेगा।
मतलब हमने चर्चाएं की प्राक्कलन समिति में, तो प्राक्कलन समिति का जो अध्यक्ष होगा उसका चुनाव करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का जब अध्यक्ष चुनाव करेगा, अगर मान लीजिए इसमें एक कंडीशन है कि अगर उपाध्यक्ष, लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है इस प्राक्कलन समिति के जो सदस्य में है, मतलब प्राक्कलन समिति के सदस्य में अगर वह शामिल है, तो वह लोकसभा का मतलब प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष वही होगा। क्योंकि वह लोकसभा का पहले ही उपाध्यक्ष है, तो इस प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष बनने के योग्य है, तभी तो वह लोकसभा का उपाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा है। इसीलिए इसी योग्यता को देखकर यहाँ पर इस अवधारणाओं को वर्णन किया गया है। जैसे ही वो 30 सदस्य के अंतर्गत में आएंगे तो वह प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष के रूप में बन जाएंगे। मतलब अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का उपाध्यक्ष है, अगर वह प्राक्कलन समिति के सदस्य के अंतर्गत में आ जा रहा है, तो वह प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष ही बनेगा और सदस्य नहीं बनेगा। मतलब अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का उपाध्यक्ष बनने की अगर उसमें शक्ति है, तो वह प्राक्कलन समिति के बनने की शक्तियां भी तो होंगी, तभी तो वह लोकसभा का उपाध्यक्ष बना है। तो लोकसभा का जब उपाध्यक्ष प्राक्कलन समिति के सदस्य में जब शामिल हो जाएगा, तो वह अध्यक्ष बनेगा प्राक्कलन समिति की। अब हम बातें करेंगे कि प्राक्कलन समिति का कार्य क्या है। तो प्राक्कलन समिति का कार्य है कि सरकार को सुझाव देना, मतलब यह आकलन करके सरकार को बताना। मतलब जैसे ही कोई आकलन करेगा कि मतलब खर्च जो है, जो सरकारी खर्च हो रहा है उसको कैसे कम किया जाए, उस पर यह प्राक्कलन समिति आकलन करता है। प्राक्कलन समिति आकलन करता है कि सरकारी खर्च जो है, सरकारी खर्च को कैसे कम किया जाए। मतलब सरकारी खर्च को कम करना मतलब जो प्राक्कलन समिति है इस बात की आकलन करता है कि सरकारी खर्चा जो है वो कैसे कम हो। मतलब कैसे टेक्नोलॉजी, मतलब तमाम हम तथ्यों, मतलब तमाम प्रयोगों को हम लाकर और सरकारी खर्चों को कम कर सकते हैं। जैसे सरकारी खर्च को कम करना, मतलब इसका यह कार्य है, मतलब यह क्या क्या कार्य कर सकती है। मतलब कार्यों में अगर यह बातें करें तो सबसे पहला है सरकारी खर्चों को कम करने में अपना योगदान देता है, कि सरकार को यह सुझाव देता है कि इन कार्यों को करिए और इससे जो सरकारी जो खर्च है वो कम होगा। मतलब प्राक्कलन समिति यह आकलन करती है कि ऐसे करने से कुछ तमाम तरह के प्रयोग करने से सरकारी खर्च अगर कम हो रहे हैं तो उनका प्रयोग करिए, लेकिन यह सरकार के ऊपर है कि उनकी बातों को माने या न माने। लेकिन प्राक्कलन समिति उन्हें सुझाव देती है, मतलब सरकारी खर्च को कम करने के लिए उन्हें सुझाव देती है। फिर प्रशासन को सुधार करने के लिए मतलब प्रशासन को कुशल बनाने का सुझाव देती है। मतलब कैसे प्रशासन कुशल बने, प्रशासन में कैसे मतलब सुधार हो, प्रशासन की सुधार को मतलब सुधार करने के लिए सुझाव देती है। मतलब जो प्राक्कलन समिति है, प्राक्कलन समिति के जो 30 सदस्य हैं, प्राक्कलन समिति के 30 सदस्य वो आकलन करते हैं कि सरकारी खर्च कैसे कम हो। जैसे ही सरकारी खर्च कम करने की वो बातें सोच रहे हैं और प्रशासन में कैसे सुधार हो, कैसे कुशलता लाई जाए, इसकी मतलब यह आकलन करता है। और इनके प्रतिवेदन जो देते हैं सरकार को, मतलब जो सदन में अपना प्रतिवेदन देते हैं या प्राक्कलन समिति जो सदन में प्रतिवेदन देता है, उनका सदन में बहस नहीं होता है। मतलब जो सदन में बहस है वो नहीं होता है। मतलब जैसे ही हमने बातें की कि प्राक्कलन समिति इस बात का आकलन करता है कि सरकारी खर्च को कम करना है, प्रशासन में सुधार लाना, प्रशासन की कुशलता को उभर कर सामने आना, और सदन जो यह प्रतिवेदन देता है प्राक्कलन समिति, इसका बहस सदन में बहस नहीं होता है। मतलब हमने इस प्राक्कलन समिति के अंतर्गत में हम लोग बातें किए कि इसके सदस्यों की संख्या 30 है और 30 सदस्य लोकसभा से संबंध रख रहे हैं और यह राज्यसभा से एक भी सदस्य नहीं है। इस समिति के यह सबसे बड़ी समिति है। और जैसे ही हम बातें कर रहे हैं कि प्राक्कलन समिति सरकारी खर्चों को कम करने पर काम करती है, प्रशासन को कुशल बनाने में काम करती है और उनमें सुधार लाने का काम करती है, और जो प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है सदन के सामने, तो सदन में इसके बारे में बहस नहीं होता है।
इसके बाद हम बातें करेंगे संसद की वित्तीय समितियों के दूसरे चरण की। मतलब संसद की जो वित्तीय समितियां है उसके दूसरे चरण की जब हम बातें कर रहे हैं तो लोक लेखा समिति की बातें हम करेंगे। लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति के अंतर्गत में हम पढ़ेंगे लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या की सबसे पहले हम बातें करेंगे। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या 22 है। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या 22 है, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से चुनकर आते हैं। लोकसभा से चुनकर आते हैं 15 सदस्य। यह 15 जो सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से चुनकर आते हैं। मतलब जो लोक लेखा समिति में जो सदस्यों की संख्या है वो है 22, और 22 में लोकसभा से चुनकर आते हैं 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य चुनकर आते हैं। हम बात कर रहे हैं लोक लेखा समिति की। लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या 22 है और उस 22 सदस्यों में 15 सदस्य लोकसभा से संबंध रख रहे हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से संबंध रख रहे हैं। और यह बातें करें तो यह जुड़वा वाहन है। मतलब प्राक्कलन समिति का यह जुड़वा वाहन के रूप में कार्य करती है। जुड़वा वाहन प्राक्कलन समिति का, प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन मतलब लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा वाहन भी कहा जाता है। और इसके बाद बातें करें कि यह लोक लेखा समिति लघु लोकसभा भी कहा जाता है। लघु लोकसभा मतलब प्राक्कलन लोक लेखा समिति को लघु लोकसभा भी कहा जाता है। प्राक्कलन समिति को लघु लोकसभा भी कहा जाता है। मतलब लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या 22 है और लोक लेखा समिति में 15 सदस्य लोकसभा से चुनकर आते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से चुनकर आते हैं। और यह प्राक्कलन समिति के जुड़वा वाहन की भी कहलाते हैं। लोक लेखा समिति को कह सकते हैं और लोक लेखा समिति को लघु लोकसभा भी कहा जाता है। मतलब जो लोक लेखा समिति है इसको लघु लोकसभा भी कहा जाता है। और इसके बाद हम बात करेंगे कि इसके सदस्य जो है 22 है। 15 सदस्य लोकसभा से चुनकर आते हैं, 7 सदस्य राज्यसभा से, और इसे प्राक्कलन समिति का जुड़वा वाहन कहा जाता है और इसे लघु लोकसभा भी कहा जाता है। अब हम बातें करेंगे कि लोक लेखा समिति के जो सदस्य हैं उनका चुनाव होता है। लोक लेखा समिति के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से, एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से इनका चुनाव होता है। एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से। मतलब जैसे ही हम बातें कर रहे हैं लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या 22 है और इन 22 सदस्यों का चुनाव जो होता है वो होता है सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार संक्रमणीय मत के माध्यम से। मतलब अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत के द्वारा इनका चुनाव होता है। और जैसे ही हम बातें करेंगे कार्यकाल की तो लोक लेखा समिति का कार्यकाल होता है 1 वर्ष का होता है। मतलब जो लोक लेखा समिति के जो सदस्य चुनकर आते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा जो उनका कार्यकाल होता है वह 1 वर्ष का होता है और यह 1 मई से चालू होता है, मतलब शुरू होता है और 30 अप्रैल को खत्म हो जाता है इनका कार्यकाल।
मतलब जैसे ही हम बातें कर रहे हैं लोक लेखा समिति, जो लोक लेखा समिति के जो 22 सदस्य हैं उनका चुनाव होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार और एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से, और इनका कार्यकाल होता है 1 वर्ष, और यह कार्यकाल इनका जो शुरू होता है वह 1 मई से शुरू होकर 30 अप्रैल को खत्म हो जाता है। मतलब हम लोक लेखा समिति के सदस्य कैसे चुने जाते हैं, उनके कार्यकाल को हमने पढ़ा। और इसके बाद हम बातें करेंगे कि इसके अध्यक्ष कैसे चुने जाते हैं। मतलब लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष है वो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा ही चुने जाते हैं। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही चुने जाते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। मतलब जो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो है, लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष है उनका चुनाव करता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा होता है। मतलब लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष बनते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही चुने जाते हैं। और इनका बात करेंगे कि लोक लेखा समिति मतलब लोकसभा के सचिवालय, लोकसभा के सचिवालय जो है, लोकसभा के सचिवालय, लोकसभा सचिवालय, सचिवालय लोक लेखा समिति की कार्यालय की प्रदान करता है। मतलब कार्यालय प्रदान करता है। मतलब लोकसभा सचिवालय लोक लेखा समिति को कार्यालय प्रदान करता है। लोकसभा सचिवालय लोक लेखा समिति को कार्यालय प्रदान करता है। इसके बाद हम बातें करेंगे कि लोक लेखा समिति में जो अध्यक्ष होते हैं, इसके बाद मतलब लोकसभा का जो सचिवालय है वो लोक लेखा समिति का कार्यालय प्रदान करता है। जो अध्यक्ष बनता है वो विपक्षी मतलब विरोधी दल का नेता बनता है। मतलब विरोधी दल का जो नेता होता है, विरोधी दल का नेता, लोकसभा का अध्यक्ष जो बनता है विरोधी दल का नेता ही बनता है। मतलब जैसे ही हम बातें करेंगे कि विरोधी दल का नेता आखिर क्यों बनता है, तो नई विरोधी लोकसभा का अध्यक्ष जो है विरोधी दल का नेता, जो लोकसभा के अध्यक्ष जो है वो विरोधी दल के नेताओं में से ही चुनते हैं लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को। सबसे पहले हम बातें करेंगे कि लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष है उनका चुनाव करता है लोकसभा का अध्यक्ष। लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष किसी को नहीं चुन लेगा। जो 22 सदस्य हैं, 22 सदस्य में विरोधी दल के नेता मतलब जो विपक्ष का नेता है उसको ही चुनेगा, क्योंकि लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा द्वारा दिए गए प्रतिवेदन की जांच करता है। जब लोक लेखा समिति में सत्ता पक्ष के ही नेता अगर अध्यक्ष बनते हैं तो उनकी जांच करने में तो भ्रष्टाचार होने की संभावनाएं ज्यादा होंगी। इसीलिए विरोधी दल के नेता ही लोक लेखा समिति के अध्यक्ष बनते हैं। मतलब जो विरोधी दल के नेता है वही अध्यक्ष बनते हैं। 1967 में मीनू मसानी, 1967 में मीनू मसानी, 1967 में मीनू मसानी, 1967 में पहली बार मीनू मसानी अध्यक्ष बने थे। अध्यक्ष प्रथम बार मतलब अध्यक्ष पहला बार कोई व्यक्ति अध्यक्ष बना तो मीनू मसानी बने। मीनू मसानी 1967 में विपक्ष के नेता थे, मतलब विरोधी दल के नेता थे, और मीनू मसानी 1967 में अध्यक्ष बने इस लोक लेखा समिति की। तब से ही यह परंपराएं चली आ रही हैं कि विरोधी दल का नेता ही लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होगा। मतलब लोक लेखा समिति के अध्यक्ष में यह सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो चुनेगा वो लोकसभा का अध्यक्ष ही चुनेगा। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को लोकसभा का अध्यक्ष ही चुनेगा। लोकसभा का अध्यक्ष केवल विपक्ष के नेता को ही चुनेगा, मतलब विरोधी दल के नेता को ही चुनेगा, क्योंकि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच यही तो लोक लेखा समिति तो ही करती है। जैसे ही लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जांच करेगा, अगर सत्ता पक्ष का अध्यक्ष होगा तो भ्रष्टाचार करने में सहयोग करेगा, तो इसीलिए विपक्ष के नेता को यह बनाया गया, मतलब विरोधी दल के नेता को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है, क्योंकि इसे लघु लोकसभा भी कहा जाता है। तो जैसे ही विपक्षी दल का नेता बनेगा लोक लेखा समिति का अध्यक्ष,
तो वह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर बहुत ही कुशलता से जांच करेगा। और कुशलता से जांच करने का माध्यम 1967 में मीनू मासानी पहली बार अध्यक्ष बने थे लोक लेखा समिति के। और तब से ही यह परंपराएं चली आ रही है कि विपक्षी दल का नेता ही बनेगा, मतलब विरोधी दल का नेता ही बनेगा लोक लेखा समिति का अध्यक्ष। और लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनने का कारण यही है कि अगर विपक्षी दल का नेता बनेगा तो वह भ्रष्टाचारों पर रोक लगाने का काम करेगा। मतलब अगर सत्ता पक्ष का नेता बनेगा अगर लोक लेखा समिति का अध्यक्ष, तो वह अच्छी तरह से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करने में कुशलता नहीं दिखा सकता। इसीलिए विरोधी दल के नेता ही लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनते हैं। और लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष पहली बार बने मीनू मासानी 1967 में, मतलब 1967 में मीनू मासानी लोक लेखा समिति के अध्यक्ष बने। यह विरोधी दल के नेता थे और तब से ही यह परंपराएं चली आ रही है। मतलब अब हम बातें करेंगे कि जो राज्यसभा के 7 सदस्य हैं वो सह सदस्य हैं। मतलब राज्यसभा के जो 7 सदस्य, राज्यसभा के जो 7 सदस्य वो मात्र सह सदस्य हैं। सह सदस्य मतलब जो राज्यसभा के 7 सदस्य हैं वो केवल सह सदस्य अपना मत नहीं दे सकते हैं, मतलब अपना मत नहीं दे सकते हैं। लोकसभा राज्यसभा से लोक लेखा समिति में 7 सदस्यों का चुनाव होता है। वह चुनाव होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा। और जो वह 7 सदस्य हैं वह सह सदस्य के रूप में ही केवल कार्य करते हैं और वह मत नहीं दे सकते हैं। मतलब कोई अगर मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा से जुड़े कोई विवाद हो गया तो उस पर अपना मत नहीं दे सकते हैं। मतलब जो राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो केवल सह सदस्य के रूप में ही कार्य करेंगे। मतलब राज्यसभा के सदस्यों को मत देने का अधिकार नहीं है। और इसके बाद हम बातें करेंगे कि 1967 में जब मीनू मासानी विरोधी दल के प्रथम बार नेता बने और यह लोक लेखा समिति जांच करता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के प्रतिवेदन को। मतलब लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करता है। रिपोर्ट की जांच करता है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन, रिपोर्ट या प्रतिवेदन की जो जांच करता है। प्रतिवेदन मतलब जैसे ही हम बातें कर रहे हैं कि लोक लेखा समिति के जो 22 सदस्य हैं वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के द्वारा दिए गए प्रतिवेदन की जांच करते हैं और यह प्रतिवेदन सही है या गलत है, मतलब यह प्रतिवेदन सही है या गलत है इसकी जांच करता है लोक लेखा समिति। और लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या 22 है और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जब रिपोर्ट देता है अपनी तो इसकी जांच करता है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है विरोधी दल का, मतलब विपक्ष का नेता होता है, विपक्ष दल के नेता होता है। और तभी तो वह अच्छी तरह से जांच कर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट अगर आएगी तो विपक्षी दल का नेता ही अध्यक्ष होता है लोक लेखा समिति में, तो वह इसके जो रिपोर्ट है उसकी रिपोर्ट को बहुत ही कुशलता से जांच करेगा। और इसके बाद हम बातें करेंगे कि इसका और कार्य है जैसे कि सदन द्वारा प्रदान किया गया धन, मतलब सदन अगर धन दे रहे हैं, मतलब जो बजट दे रही है, जो धन द्वारा सदन जो धन देती है केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार यदि इस धन से ज़्यादा, मतलब धन अगर ज़्यादा खर्च कर रही है, अगर मतलब सदन में जो मतलब जो बजट पास हुआ उस बजट से अगर केंद्र सरकार ज़्यादा धन खर्च कर रही है, यही लोक लेखा समिति इसकी जांच करेगा कि आखिर जो धन खर्च हुआ अधिक वो क्यों करना पड़ा। मतलब लोक लेखा समिति अगर केंद्र सरकार अगर सदन के द्वारा दिए गए बजट से अधिक खर्च कर रहा है केंद्र सरकार तो उसकी जांच करेगा। इस बात को पूछने का अधिकार है कि वह धन जो है
वो किस कारण से अधिक खर्च करना पड़ा था। इसके बाद है कि लोक लेखा समिति के जो प्रतिवेदन है, लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन देता है लोक सभा को, मतलब लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन देता है लोक सभा को। लोक सभा, लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन देता है लोकसभा को। प्रतिवेदन मतलब लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन देता है लोकसभा को। अगर यह लोकसभा में बहस होता है और यह प्रतिवेदन सही है गलत है, इस पर जांच करता है और सभी सदन को अवगत कराया जाता है कि जो प्रतिवेदन है वो किस प्रकार का है, मतलब सही प्रतिवेदन है कि गलत प्रतिवेदन है। मतलब हम इस कक्षा में, मतलब इस एपिसोड में हम लोग पढ़ रहे हैं कि संसद की वित्तीय समितियों से जुड़े चर्चाएं कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात है कि प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति में तो कुछ सदस्यों के, मतलब लोक लेखा समिति प्रतिवेदन देती है लोकसभा को। लोकसभा इस बात की जांच करता है कि यह सही है कि गलत है। लोकसभा में इस पर बहस होता है, मतलब लोकसभा में इस पर बहस होता है। और इस बात हम बात कर रहे हैं कि प्राक्कलन समिति में सदस्यों की कुल संख्या 30 है, जिसमें से कुल लोकसभा से, राज्यसभा से एक भी सदस्य नहीं चुने जाते हैं, राज्यसभा से 0 सदस्य बनने। मतलब हम लोग आज के इस एपिसोड में बातें की प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य चुनकर आते हैं और सबसे बड़ी समिति है प्राक्कलन समिति, और राज्यसभा से एक भी सदस्य चुनकर नहीं आते हैं। इसके बाद हमने बात किया कि राज्य लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से चुनकर आते हैं। मतलब लोक लेखा समिति में 15 सदस्य लोकसभा से चुनकर आते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से। और लघु लोकसभा भी कहा जाता है, मतलब लोक लेखा समिति को लघु लोकसभा भी कहा जाता है, लघु लोकसभा भी इसे कहा जाता है। इसके बाद हम लोग बातें की है कि राज्यसभा के सदस्य जो है केवल सह सदस्य हैं, मत देने का अधिकार नहीं है। मतलब जो लोक लेखा समिति में राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो सह सदस्य के रूप में ही केवल कार्य करेंगे और उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। इसके बाद हम बातें करेंगे सरकारी उपक्रमों की समिति, सरकारी उपक्रमों की समिति, सरकारी उपक्रमों की समिति, सरकारी उपक्रमों की समिति मतलब सरकारी उपक्रमों की समिति, मतलब हमारा जो संसद की वित्तीय समितियां हैं उसमें सबसे अंतिम जो है वह सरकारी उपक्रमों की समिति है। कृष्ण मेनन समिति के संस्तुति पर, मतलब कृष्ण मेनन समिति के, मतलब कृष्ण मेनन समिति के द्वारा, कृष्ण मेनन समिति के संतुष्टि पर, मतलब कृष्ण मेनन के संतुष्टि पर 1963 में सरकारी उपक्रमों की समिति का गठन किया गया। मतलब कृष्ण मेनन की संतुष्टि पर 1963 में सरकारी उपक्रमों की समिति का गठन किया गया। मतलब सरकारी उपक्रमों की समिति का गठन कृष्ण मेनन की समिति के संतुष्टि पर ही किया गया और यह किया गया 1963 में। और इसमें जब सदस्य की बात करते हैं तो इसमें सदस्यों की संख्या 22 है। मतलब सरकारी उपक्रमों से संबंधित, मतलब सरकारी उपक्रमों की समिति का मतलब अर्थ है कि जो सरकारी जो उपक्रम है उन पर नियंत्रण कैसे किया जाए, उन पर नियंत्रण, उनकी रख रखाव से संबंधित यह समिति है। और ये समिति कृष्ण मेनन समिति के संतुष्टि पर, मतलब उनके माध्यम से 1963 में इस समिति का गठन किया गया और इसमें सदस्यों की संख्या है 22, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से चुनकर जाते हैं, लोकसभा से 15 सदस्य चुनकर जाते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से चुनकर आते हैं, राज्यसभा। मतलब लोक लेखा समिति में हमने बातें की 22 सदस्य
और सरकारी उपक्रमों की समिति में भी 22 सदस्य होते हैं और इस 22 सदस्यों में 15 सदस्य लोकसभा से चुनकर आते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से चुनकर आते हैं। 7 सदस्य राज्यसभा से चुनकर आते हैं। इनकी चुनाव जैसे हम बात कर रहे हैं कि सरकारी उपक्रमों की समिति, सरकारी उपक्रमों की समिति कृष्ण मेनन की संतुष्टि पर 1963 में सरकारी उपक्रमों की समिति का गठन किया गया, जो सरकारी उपक्रमों के नियंत्रण, उसकी रख रखाव से संबंधित यह समिति है और इसमें सदस्यों की संख्या 22 है, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से चुनकर आते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से चुनकर आते हैं और इन सदस्यों का चुनाव होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं संक्रमणीय मत के माध्यम से। अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं संक्रमणीय मत के माध्यम से होता है। संक्रमणीय मत के माध्यम से होता है। हम बात कर रहे हैं कि संसद की वित्तीय समिति और उसमें सरकारी उपक्रमों के जो समिति के सदस्य हैं उनका चुनाव होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं संक्रमणीय मत के माध्यम से। मतलब जो सरकारी उपक्रमों की समिति जो है उनमें जो 22 सदस्य हैं, 22 सदस्यों का चुनाव जो होता है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं संक्रमणीय मत के माध्यम से ही होता है। मतलब सरकारी उपक्रमों की जो समिति है उसमें जो 22 सदस्य हैं, 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से और उन सदस्यों का चुनाव होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार और संक्रमणीय मत के माध्यम से चुनाव यह होते हैं। इनके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और यह 1 मई से शुरू होता है और 30 अप्रैल को खत्म हो जाता है। 30 अप्रैल मतलब जो सदस्य हैं इनके जो कार्यकाल है 1 वर्ष का होता है, 1 मई से शुरू होकर 30 अप्रैल को खत्म हो जाता है। मतलब सरकारी उपक्रमों की समिति है उनके सदस्यों का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व संक्रमणीय मत के माध्यम से होता है और इनके सदस्य जो है 22 सदस्य होते हैं और इन 22 सदस्यों में 15 सदस्य लोकसभा से चुनकर आते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से चुनकर आते हैं और इन सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और इन सदस्यों का कार्यकाल जो है 1 मई से शुरू होकर 30 अप्रैल को खत्म हो जाता है। और इनके अध्यक्ष को बात कर रहे हैं तो अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही चुने जाते हैं। अध्यक्ष सरकारी उपक्रमों की समिति, सरकारी उपक्रमों की समिति सरकारी उपक्रमों की समिति सरकारी उपक्रमों की समिति के जो अध्यक्ष हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा चुने जाते हैं। मतलब सरकारी जो समिति के अध्यक्ष है, सरकारी उपक्रमों के समिति के जो अध्यक्ष चुने जाते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही चुने जाते हैं और यह लोकसभा का अध्यक्ष सरकारी उपक्रमों की समिति का अध्यक्ष का चुनाव करता है और इनके जो सदन और यह बातें हो रही हैं हमें सरकारी उपक्रमों की समिति मतलब सरकारी उपक्रमों के समिति का जो अध्यक्ष है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा चुने जाते हैं और इनका कार्य है कि सरकारी उपक्रमों पर नियंत्रण मतलब सरकारी उपक्रमों पर नियंत्रण करना, सरकारी उपक्रमों पर नियंत्रण करना, उपक्रमों पर नियंत्रण सरकारी उपक्रम इनका जो कार्य है वो कार्य है सरकारी उपक्रमों पर नियंत्रण एवं सदन या लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मतलब लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अगर कोई कार्य निर्दिष्ट किया गया है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा मतलब सरकारी उपक्रमों के समिति के जो सदस्य हैं उनका चुनाव करता है लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा का जो अध्यक्ष जो चुनाव कर देता है
तो वह अध्यक्ष बन जाता है। और इसका कार्यकाल जो है 1 वर्ष का होता है और 1 मई से शुरू होकर 30 अप्रैल को खत्म हो जाता है। और हम बातें कर रहे हैं कि इसके कार्य की, तो कार्य सरकारी उपक्रमों पर नियंत्रण करता है यह सरकारी उपक्रमों की समिति। और सदन या लोकसभा के अध्यक्ष अगर कार्य निर्दिष्ट कर रहे हैं कि कोई कार्य करिए, मतलब कार्य निर्दिष्ट कर रहे हैं, मतलब जो अगर लोकसभा के जो सदस्य हैं या अध्यक्ष हैं, अगर यह कार्य निर्दिष्ट कर रहे हैं कि सरकारी उपक्रमों की जो समिति के सदस्य हैं उनको कह रहे हैं कि ऐसा कार्य करिए, तो सरकारी उपक्रमों की समिति वैसा ही कार्य करेंगे, मतलब सदन या अध्यक्ष के निर्देशन पर ही कार्य कर सकते हैं। और हम इस एपिसोड में हम लोग बातें किए प्राक्कलन समिति। सब अब बातें करेंगे कि प्राक्कलन समिति में हम लोग इस कक्षा में, मतलब इस एपिसोड में बातें किए प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या है 30 और इसमें से राज्यसभा से एक भी सदस्य नहीं होते, मतलब राज्यसभा से जो सदस्य होते हैं वो 0 होते हैं। राज्यसभा से 0 सदस्य चुनकर आते हैं। और सबसे बड़ी समिति है प्राक्कलन समिति। और इसके जो प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष जो चुने जाते हैं लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। अगर उपाध्यक्ष प्राक्कलन समिति के सदस्य में के अंतर्गत में आ रहा है तो यही अध्यक्ष बनेगा। मतलब प्राक्कलन समिति का जो अध्यक्ष है वो अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष अगर प्राक्कलन समिति के सदस्य के अंतर्गत में आ रहा है तो वह प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष बनेगा। हम बात किए कि लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या 22 है, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा, 7 सदस्य राज्यसभा से चुनकर आते हैं। और हम बात की है कि लोक लेखा समिति 1967 में मीनू मासानी पहली बार लोक लेखा समिति के अध्यक्ष बने। मतलब मीनू मासानी पहली बार लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बने और विपक्ष के नेता भी थे। मतलब लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष का नेता ही बनेगा। इनसे ही शुरुआत हुई और विपक्ष के नेता इसलिए बनेगा कि लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करता है, इसलिए विपक्ष दल का नेता ही लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनता है। और लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन देता है लोकसभा को और लोकसभा में इस पर बहस होता है। मतलब यह प्रतिवेदन देता है लोक लेखा समिति लोकसभा में अपना प्रतिवेदन देता है। इसके बाद हम लोग बात की सरकारी उपक्रमों की समिति। सरकारी उपक्रमों की समिति का गठन कृष्ण मेनन की समिति के संतुष्टि पर 1963 में किया गया और इसमें 22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्य जिसमें 15 सदस्य लोकसभा, 7 सदस्य राज्यसभा से चुनकर आते हैं। अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही चुने जाते हैं। तो हम लोग और सदन या अध्यक्ष के निर्देशन पर वो सरकारी उपक्रमों की समिति, मतलब निर्देश अगर कोई कर रहा है लोकसभा का सदस्य या अध्यक्ष तो वही कार्य करेंगे। 23 मतलब संसद की समिति या वित्तीय समितियां के इस मतलब संसद की वित्तीय समितियों से जुड़े हम लोग तमाम तथ्यों को जाने। मतलब संसद की वित्तीय समितियों से जुड़े तमाम अवधारणाओं को हम लोग समझ गए। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। थैंक यू।